गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी स्टडी? लगे रहो, जुटे रहो, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे आज हम करते हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली और अवधि की विशेषताएं। ये हमारे सिलेबस में फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बड़े अच्छे से आपको तैयार करना है। तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली और अवधि की विशेषताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम करेंगे ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। आपको पहले भी करवा चुकी हूँ मैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं: ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू और कन्नौजी और बुंदेली। तो उन्हीं 5 भाषाओं में एक भाषा है ब्रज भाषा। और भारतीय जो हिंदी साहित्य है उसका एक बहुत बड़ा काव्य का बहुत बड़ा भाग है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। और जो ये पश्चिमी हिंदी है ये अपभ्रंश से आई है। तो अपभ्रंश से हिंदी का जो जन्म हुआ है, इसीलिए हिंदी को जननी कहा जाता है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है। और ब्रज भाषा का बहुत बड़ा जो भाग है, काव्य का बहुत बड़ा भाग है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो हमारे जो हिंदी साहित्य है उसको हमने 3 भागों में जैसे हम बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो मध्यकाल है उसको फिर हमने 2 भागों में बांटा है, भक्ति काल और रीति काल। तो उसमें से जो भक्ति काल है उसके जो 2 भाग है, सगुण और निर्गुण। सगुण में कृष्ण काव्य और राम काव्य आता है। तो कृष्ण काव्य में ज्यादातर कृष्ण काव्य है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। जैसे हम देखते हैं कि सूरदास की रचनाएं हैं। सूरदास का जैसे सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, ये सब ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसी तरह और ये ब्रज भाषा कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? देखो, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, हाथरस, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, भरतपुर, गुरुग्राम। तो इन क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। तो इन जो ये क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट है, इनको हम कैसे लर्न करेंगे? एक ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। भरत गुरु हाथ में 8 धोले आम लेकर अलवर बढ़े। 8 8 भरत गुरु हाथ में 8 धोले आम लेकर अलवर बढ़े। देखो, भरत से क्या आ गया? भरतपुर, गुरु से गुरुग्राम, हाथ से हाथरस, में से मैनपुरी, 8 से एटा, धोले से धौलपुर, आम से आगरा और मथुरा। ठीक है, अलवर से ये अलवर हो गया। ठीक है, और वधे से वधे या बढ़े, इससे बदायूं। तो इस तरह इस ट्रिक के माध्यम से ये सारे शहर कवर हो जाएंगे। ठीक है, भरत गुरु हाथ में 8 मीन्स 8 धोले आम लेकर अलवर बढ़े। ठीक है, फिर है सूरदास। सूरदास के बारे में अभी बताया कि सूरदास की ज्यादातर जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में बड़े ही सुंदर ढंग से इन्होंने लिखा है। और जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने बहुत अच्छी, मतलब परिनिष्ठित अच्छी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और इसके सूरदास जी के अलावा नंददास, रसखान, घनानंद, घनानंद जो रीति काल में आ जाते हैं, घनानंद, केशव, बिहारी, भारतेंदु, भारतेंदु आगे आधुनिक युग के कवि, जगन्नाथ रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, देव, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, चिंतामणि आदि, यह सब इन सभी कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। और नंददास का जो भ्रमर गीत है उनमें नंददास जी ने उच्च कोटि की रचना मानी जाती है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छी ब्रज भाषा का, परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है हमारे काव्य में? और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया, क्योंकि इन्होंने भंवर गीत में बहुत अच्छी ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? ब्रज भाषा का प्रयोग अष्टशाप के कवियों ने किया था।
हर्षाप के कवि जैसे सूरदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास और गोविंद स्वामी, कृष्णदास, ये सब जो अष्टावधिक कवि थे, इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की थी। इसके अलावा रस खान जी ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। प्रेम वाटिका सुजान रस खान के नाम से इनकी रचनाएं थी, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्रज भाषा में उनमें और क्या चीज, मतलब मेन क्या किन शब्दों का प्रयोग होता है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे ओकोरांत का प्रयोग होता है ब्रज भाषा में, आयो, गयो, खायो, इस टाइप से बोला जाता है। और उत्तम पुरुष एक वचन में मैं को हो बोला जाता है। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता को हो नहीं जाता, मैं की जगह हो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह क्यों के स्थान पर क्यों, आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं आए, तो इसमें क्या कहेंगे, आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं आए। क्यों को के साथ पे, क्यों के स्थान पे क्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह भूतकाल के लिए था की जगह पे हो का, आपने ये काम किया था, आपने यह काम किया हो, इस टाइप से भाषा का प्रयोग वहां पे होता है ब्रज भाषा में। नेक्स्ट है भविष्य की क्रियाओं के लिए आड़गे, जाड़गे, खाड़गे, इस टाइप से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है संख्यात्मक शब्दों में, संख्यात्मक शब्दों में इस टाइप से बोलते हैं, एक ही, तीन ही, 6, 14 को 14, इस तरह से, मतलब ब्रज भाषा में संख्यात्मक शब्दों का प्रयोग इस तरह से करते हैं। तो ब्रज भाषा में हमारे हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा भाग है जो काव्य का, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। हाँ जी, नेक्स्ट है खड़ी बोली। पहले हमने किया ब्रज भाषा, अब इसके बाद हम खड़ी बोली के बारे में पढ़ेंगे। तो खड़ी बोली जो है, आपने लिटरेचर हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा कि खड़ी बोली से ही हिंदी का विकास हुआ है। जैसे लौकिक वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर खड़ी बोली और खड़ी बोली से हिंदी का विकास हुआ है। तो खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी की 5 भाषाओं में आती है, जो मैंने अभी पीछे बताया था। और पश्चिमी हिंदी में की यह बोली है, और पश्चिमी हिंदी शोर शैनी अपभ्रंश से आई है, ठीक है। तो खड़ी बोली के बारे में हम बात करते हैं। तो खड़ी बोली का जो एरिया है वो दिल्ली मेरठ के आसपास का एरिया, वहां के लोग खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग होता है। तो इन सब शहरों को हम एक ट्रिक के द्वारा लर्न करने की कोशिश करेंगे, इससे हमें इजीली रहेगा और हम भूलेंगे भी नहीं। जैसे मुझे दिल्ली से बीज देकर राम ने मेरी मुराद पूरी कर दी, मुझे दिल्ली से बीज देकर राम ने मेरी मुराद पूरी कर ली। और मुझे है जैसे, और मुझे से क्या होगा, मुरादाबाद, दिल्ली का दिल्ली हो गया, बिजनौर और देहरादून, रामपुर, मेरठ और है ये मुरादाबाद, ठीक है। तो इस तरह से सारे जो शहर है वो इसमें कवर हो गए इस लाइन में। तो इस तरह से आप लर्न करोगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। और इससे है क्या, खड़ी बोली, आपको पता है कि खड़ी बोली से ही आगे जो हिंदी है, मानक हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। और जो खड़ी बोली की जो शुरुआत है वो आदिकाल में ही होगी थी। जैसे हम पढ़ते हैं कि आदिकाल में जो अमीर खुसरो थे उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था। काफी जो काव्य है खड़ी बोली में उन्होंने लिखा था, मुकरियां, पहेलियां और अन्य काव्य ग्रंथ उन्होंने खड़ी बोली में लिखे थे। तो आदिकाल में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग किया था, शुरुआत हो गई थी। परंतु उसके बाद में जो मध्यकाल आया, भक्ति काल, रीति काल, मध्यकाल, उसमें इसका लोप सा हो गया खड़ी बोली का, मतलब बहुत कम प्रयोग किया गया। उसके बाद में आधुनिक काल में फिर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। तो
अमीर खुसरो के बाद, अमीर खुसरो ने आदिकाल में प्रयोग किया था। उसके बाद क्या है, जो आदिकाल है उसमें ज्यादातर अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। सिर्फ अमीर खुसरो ही है जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था, ठीक है। बाकी ज्यादातर काव्य अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था आदिकाल में। और फिर है जो खड़ी बोली की प्रथम जो रचना है, चंद छंद वर्णन की महिमा, तो यह जो रचना है प्रथम रचना मानी गई है और यह गंग कवि द्वारा 1575 ईस्वी में ये इसकी रचना हुई थी। और अकबर के समय की बात है, उनके यह दरबारी कवि थे, गंग कवि दरबारी कवि थे और उन्होंने यह रचना रची थी, चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है। फिर इसी समय भाषा योग विशिष्ट जो रचना है ये राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रची गई है। तो यह उस समय की फेमस प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आधुनिक काल में जो 4 लेखक है जिनका ये भी आधुनिक काल की ही रचनाएं हैं शुरुआत की, ठीक है। और 4 लेखक है जिनका हम नाम लेते हैं। जैसे फर्स्ट है मुंशी सदा सुखलाल जी, उनकी रचना थी सुख सागर, ठीक है। फिर है इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, फिर है लल्लू लाल की प्रेम सागर, और नेक्स्ट है सदल मिश्र की नासिकोपख्यान के नाम से इनकी रचना है। ये चारों जो लेखक है और इनकी जो रचनाएं हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में भी बहुत बार आती है, तो इसलिए आपको इन चारों लेखकों और इनसे संबंधित रचनाओं को आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद फिर भारतेंदु युग जैसे आधुनिक काल में स्टार्ट हुआ तब की बात ही है ये, जो चारों लेखकों ने इनकी रचनाएं जो रची गई। उसके बाद भारतेंदु युग के बाद क्या आया, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का युग था, जो द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को एक जान भर दी, एक नया प्रोत्साहन दिया उन्होंने, क्योंकि उनकी जो पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था उन्होंने, और जिन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं लिखी थी उन रचनाओं को उन्होंने अपनी पत्रिका सरस्वती पत्रिका में छपने का मौका दिया, जिससे खड़ी बोली को और ज्यादा प्रोत्साहन मिला। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में, द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका में खड़ी बोली की रचनाओं को छापा गया और जिससे खड़ी बोली को प्रोत्साहन मिला। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत, जिसमें लक्ष्मण की जो पत्नी थी उर्मिला का वर्णन है साकेत में, तो उसमें इन्होंने क्या खड़ी बोली में ही मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में लिखा है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है यह भी खड़ी बोली का काव्य है। उसके बाद इसके अतिरिक्त रामधारी दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन जी, इन सब ने खड़ी बोली में बहुत काव्य की रचनाएं की है उस समय, ठीक है। आधुनिक काल के समय की बात है। और इस जो खड़ी बोली है इसमें और क्या क्या विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। जैसे द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, बेटा, जैसे हम जनरली कहते हैं, आमतौर पर कहते हैं बेटा, इसमें कहते हैं बेटा, बापू, गाड़ी, मतलब एक व्यंजन की जगह उसी व्यंजन का 2 बार प्रयोग किया जाता है, किसमें, खड़ी बोली में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आकारांत का प्रयोग, आ का प्रयोग, जैसे खाना, बेटा, पाना, जाना, ये मतलब आ की मात्रा का प्रयोग। नेक्स्ट है लय को अनय, खाना, खाना को खाना, पाना को पाना, जाना, इस टाइप से अनय का प्रयोग किया जाता है किसमें, खड़ी बोली में। नेक्स्ट है कब को कद, अब को इब, और इसके अलावा जैसे हम कहते हैं हमारा, तो इसमें क्या कहेंगे, मारा, तुम्हारा को थारा, और कब को कद, इस टाइप से इन शब्दों का प्रयोग खड़ी बोली में किया जाता है। तो खड़ी बोली में हमारे हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा भाग खड़ी बोली में लिखा गया है और खड़ी बोली से ही हिंदी का फिर आगे जन्म हुआ है, ठीक है। आगे हम करेंगे अवधी भाषा के बारे में। तो अब जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली हमारे हिंदी साहित्य में उन्होंने, उन भाषाओं ने योगदान दिया, इसी तरह अवधी भाषा का भी विशेष योगदान रहा है हिंदी साहित्य में,
ठीक है। तो अवधी भाषा है, ये जिस तरह से वो पश्चिमी हिंदी से आई थी वो भाषा है, यह पूर्वी हिंदी की भाषा है। पूर्वी हिंदी में 3 बोली आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और यह अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है, इसका पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी की फिर ये 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आज हम अवधी की बात करेंगे। तो अवधी भाषा जो है, इसमें जैसे भक्ति काल की बात है, मध्यकाल में जो भक्ति काल है, भक्ति काल में निर्गुण सगुण भक्ति थी, और जो निर्गुण सगुण में जो सगुण भक्ति हमने की, राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य जो था, राम काव्य में अवधी भाषा का विशेष प्रयोग किया गया है। जैसे हम बात करते हैं रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, और तुलसीदास ने और भी अन्य बहुत सारे जो रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। तो और यह कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, उन्नाव, बाराबंकी और सुल्तानपुर। तो इन क्षेत्र में और इनके आसपास के क्षेत्रों में अवधी भाषा का प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ हमने सगुन में जो राम भक्ति में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, इसके साथ साथ भक्ति काल में ही जो निर्गुण भक्ति थी, जिसमें संत काव्य और सूफी काव्य था, तो सूफी काव्य में भी अवधी भाषा का विशेष प्रयोग किया गया है। तो सूफी काव्य के जो मेन कवि थे कौन थे? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी उनका पूरा नाम था। तो उन्होंने भी अवधी भाषा का प्रयोग किया था। तो जायसी का जो मुख्य ग्रंथ था वो था पद्मावत, जिस पर पिक्चर भी, फिल्म भी बनी थी पद्मावत पे। तो पद्मावत में इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया था। और इसके अलावा जो सूफी काव्य था, जो सूफी संत थे, उसमें जैसे मुल्ला दाऊद है, उन्होंने चंदायन लिखी, ईश्वरदास जी ने सरस्वती, मंझन ने मधुमालती, नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी और उस्मान ने चित्रावली। तो इन जो सूफी ये संत थे, इन्होंने इन रचनाओं को अवधी भाषा में लिखा है। इसके अलावा माधवदास, अग्रदास, ईश्वरदास, इन्होंने अवधी भाषाओं में रचनाएं रची। और इसके अलावा जो पंडित द्वारकादास है, द्वारका प्रसाद, उन्होंने कृष्णायन, जिसमें कृष्ण जी का वर्णन है, कृष्ण चरित्र का वर्णन है, द्वारकादास जी ने अवधी भाषा में प्रयोग की। और इसके अलावा रमई काका ने भी अवधी भाषा में बहुत सारी रचनाएं लिखी है, ठीक है। और अवधी भाषा का जो प्रयोग है हमारे हिंदी साहित्य में विशेष रहा है। बहुत सारा जो काव्य है अवधी भाषा में रचा गया, और काफी लंबे समय तक अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है भक्ति काल में। और उसके बाद आधुनिक काल में भी, जैसे द्वारका प्रसाद जी, रमई काका, इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। परंतु इस समय क्या, आधुनिक भाषा में क्या हो गया था, खड़ी बोली का ज्यादा रुझान हो गया था। आधुनिक काल में खड़ी बोली का ज्यादा प्रयोग हो गया था, और खड़ी बोली को से फिर धीरे धीरे हिंदी और हिंदी का मानक रूप आ गया था। तो जो अवधी भाषा में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। जैसे ओ जो है उसको औ बोला जाता है। जैसे औरत है, औरत को औरत, इस तरह से बोलते हैं अवधी भाषा बोलने वाले। य को ज, योग को जोग, जैसे योग को जोग, यज्ञ जग, ठीक है। फिर व को व, वन को वन बोलते हैं वो। और श को ख, जैसे भाषा है, भाषा को भाखा, इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट है इया, जैसे बिल्ली बिल्लियां, डिब्बी डिब्बियां, इस तरह से बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। ई का आई, ऐसा ऐसा। और ल को र, जैसे अंजलि है, अंजलि, इस तरह से बोलते हैं। और वाह, महेश वाह, दिनेश वाह, नाम के पीछे वाह लगाकर इस तरह वो उच्चारण करते हैं अवधी भाषा में। तो इस तरह से ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा, इन तीनों भाषाओं के बारे में हमने आज डिटेल से पढ़ा। और बच्चों, यह जो टॉपिक है हमारे नेट के एग्जाम के सिलेबस का, फर्स्ट यूनिट का
टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको अच्छे से लर्न करना और समझ के करना, खास करके जिन जिन शहरों में या आसपास के एरिया में इस भाषा का प्रयोग होता है, जिस भाषा का और उनका एरिया है, उसको आप अच्छे से लर्न करने लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है। ठीक है, थैंक यू।